दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस चैनल में जिसका नाम है गुरुकुली स्कूल। और इस चैनल में हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स इन एसएससी सीजीएल। और इस क्रैश कोर्स में को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिन के बाद ये लेसन आपके लिए मैं बना रहा हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हमने पिछली बार देख लिया था, प्राइम मिनिस्टर से स्टार्ट करना है। पिछली बार हमने जो चीज़ देखी थी वो एक बार फिर से रिवाइज कर लें। वाइस प्रेसिडेंट तक हमने देख लिया था। हमने फंडामेंटल राइट्स का एक ब्यौरा देखा था। उसके बाद हम बात करेंगे आज से द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर्स को अगर हम देखें, तो प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें, तो द प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। थोड़ा सा मार्कर जो है वो थोड़ा सा लाइट कर लिया जाए। तो द प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister। यानी कि जितने भी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, और जितने भी बचे हुए जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात आगे बढ़ाएं, ही एलोकेट्स एंड रिशफल्स वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। और प्राइम मिनिस्टर साहब ही ये डिसाइड करते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो यानी कि कौन सी जिम्मेदारी जो है वो दी जाएगी। ये भी प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में होता है। प्राइम मिनिस्टर इज द की लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट एंड की स्टोन ऑफ कैबिनेट इज आर्किटेक्चर। प्राइम मिनिस्टर जो है की लिंक होता है बिटवीन कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और कैबिनेट के बीच का एक की लिंक होता है। ये जो बातें कहते हैं अपने कैबिनेट को, वही कैबिनेट मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में जाके कहते हैं। एंड की स्टोन ऑफ कैबिनेट आर्किटेक्चर, जो कैबिनेट का जो आर्किटेक्चर है इसके ये एक तरह से की स्टोन होते हैं। एक तरह से कहें तो चाबी होते हैं ये कैबिनेट आर्किटेक्चर की। ठीक है, तो सारी जो भी शक्तियां हैं जो सरकार की वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। और अगर हम आगे बात करें, यूनियन लेजिस्लेचर की बात करें, तो यूनियन लेजिस्लेचर में अगर हम देखें, पार्ट 5 जो कहता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट। पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है पार्लियामेंट से। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2 हाउसेस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पार्ट 5 में यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 79 जो है, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट ऑन द यूनियन। एक पार्लियामेंट होगी, एक संसद होगी जो कि यूनियन में होगी, विच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति होंगे। 2 हाउसेज कंसिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा होगी जिसे आप अपर हाउस कहते हैं, और एक लोअर हाउस होगी जिसे हम लोकसभा कहते हैं। बात को हम आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। राज्यसभा की हम बात करते हैं, अपर हाउस की बात करते हैं, राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जितने भी राज्य हैं उनसे लोग इस राज्यसभा में आते हैं, इसलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। अगर हम आगे बात करें, इट्स फर्स्ट सिटिंग वाज हेल्ड इन अप्रैल 3 1952। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 3 अप्रैल 1952 में हुई थी। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर किस तारीख को सबसे पहली सीटिंग हुई थी पार्लियामेंट की। तो वो हुई थी साहब, फर्स्ट सीटिंग वाज हेल्ड ऑन अप्रैल 3 1952। आगे अगर हम बात करें, आर्टिकल 80 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 80 ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी राज्यसभा की 250 होगी। हालांकि आजकल एक मुद्दा गर्म है, ये माना जा रहा है कि जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरह से जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का वो राज्यसभा में बढ़ना चाहिए, और ये बिल्कुल मेरा भी ये मत है कि ऐसा होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसमें से 12 मेंबर्स जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जो कि अलग अलग जगह से, जो भी जैसे मान लीजिए आपका सिनेमा जगत है, या फिर आर्ट एंड कल्चर है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से कुछ माननीय सदस्यों को, जाने माने खिलाड़ियों को संसद में जगह दी जाती है अगर उनकी मर्जी है तो बाकी 238 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होते हैं। वो राज्य की विधानसभाओं से चुने जाते हैं। बाकी जो हैं वो वैसे चुने जाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा की जो मौजूदा स्ट्रेंथ है वो है 245, जिसमें से 233 लोग अभी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, और 12 जो है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट किए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें, अच्छा मैं एक चीज़ बीच में बताना चाहूँगा, ये किताब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये जनरल अवेयरनेस की किताब है। इसको आप पढ़िए, काफ़ी अच्छी किताब है ये। इसका एक तरह से मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, इसमें मेरे कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी किताब है, आपको किंडल पे भी मिल जाएगी। इसकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉलिटी में। राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा की कोई डिसोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, यानी कि स्थगित नहीं होती है।
विघटित नहीं होती है, माफ कीजिएगा। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स। राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं। 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। बात करें आगे लोकसभा की, तो लोकसभा को पीपल्स हाउस कहते हैं। लोक मतलब लोग, हाउस मतलब घर, तो वो लोगों का घर, क्योंकि लोगों के चुने हुए यहाँ पे प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं। आगे हम बढ़े। इट्स फर्स्ट सिटिंग टुक प्लेस इन मई 13, 1952। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली सिटिंग लोकसभा की कब हुई है? मई 13, 1952 में पहली सिटिंग हुई। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर पॉपुलरली इलेक्टेड एक्सेप्ट नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हु आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर हम बात करें यार लोकसभा की, लोकसभा में अगर 550 लोग यहाँ बैठते हैं तो उसमें से 2 लोग जो हैं वो एंग्लो इंडियन सोसाइटी के हैं। एंग्लो इंडियन वो लोग हैं जब भारत में यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने अपने वंशों को भारत में बढ़ाया। उनके जो वंशज हैं, जो आधे भारतीय हैं और आधे अंग्रेज हैं, उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। और उनकी भी भारत में अच्छी खासी संख्या है जिनका रिप्रेजेंटेशन देश में होना जरूरी है, तो 2 लोग इनमें से चुने जाते हैं। आगे हम बात करें, इन द कॉन्स्टिट्यूशन द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा वाज प्रोविजन टू बी नॉट मोर देन 552 रेशियो 530 फ्रॉम द स्टेट्स, 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज एंड 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन। 552 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। 530 स्टेट से आते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से 2 नॉमिनेट किए जाते हैं फ्रॉम द एंग्लो इंडियन सोसाइटी। तो इस तरह से अगर इसको हम गिने तो ये आपका 552 आ जाता है। आगे अगर हम बात करें, अंडर द करंट लॉज द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 545। आजकल जो कानून है इसके हिसाब से लोकसभा की जो संख्या होनी चाहिए लोगों की वो 545 है, इंक्लूडिंग द 2 सीट्स रिजर्व फॉर द मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और 2 सीटें रिजर्व होती हैं फॉर द मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ऑलराइट, तो 2 सीटें रिजर्व होती हैं एंग्लो इंडियन सोसाइटी की। तो 545 से ज्यादा सीटें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे ज्यादा सीटें करने का प्रावधान अब सरकार हमारे यहाँ कर रही है, यानी कि सरकार चाहती है कि इससे ज्यादा सीटें हों, और ये जरूरी भी है। जिस तरह से देश की जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, जरूरत है कि रिप्रेजेंटेशन हमारा जो हमारा संसद में है वो बढ़े। इसके लिए सरकार काफी सारे प्रोविजंस कर रही है। अब बात करते हैं बिल्स की। काफी सारे बिल्स जो हैं वो हमारे संसद में आते हैं पारित होने के लिए, कानून बनने के लिए। उसमें से 2 तरह के बिल होते हैं, कुछ कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिल, कुछ कहलाते हैं मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल वो बिल हैं जो फाइनेंशियल बिल के अलावा होते हैं, मतलब ऑल द बिल्स अदर देन फाइनेंशियल बिल के अलावा जो भी बिल्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं ऑर्डिनरी बिल। जैसे कि कोई भी कानून बनाने के लिए जो बिल आया वो ऑर्डिनरी बिल कहलाता है। हाँ, अगर पैसों के संबंध में कोई भी बिल आ रहा है तो वो मनी बिल कहलाता है, जो कि देश के आर्थिक जगत से संबंधित है। आगे अगर हम बात करें, मनी बिल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आर द ऑर्डिनरी बिल्स। Such bills can be introduced in either house of the parliament, in Lok Sabha or the Rajya Sabha, without the recommendation of the president. तो अगर हम बात करें जो बिल्स मनी बिल है, और जितने भी बिल हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, और विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करें मनी बिल्स की। मनी बिल्स इज डिफाइंड इन आर्टिकल 110। मनी बिल किस आर्टिकल में है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। 110 नंबर आर्टिकल जो है हमारे देश के संविधान का, उसमें मनी बिल का प्रावधान दिया गया है of the constitution. As per the article, any bill dealing with all or any of the matters enumerated from A to G of the same article shall be money bill. ठीक है, मनी बिल्स आर इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। टैक्स से रिलेटेड कोई भी बिल है तो वो मनी बिल कंसिडर करा जाएगा। आपको इतना ही समझने की जरूरत है, इससे ज्यादा आपको एसएससी के लिए समझने की जरूरत नहीं है। बात आगे बढ़ाते हैं हम फाइनेंशियल बिल्स की। फाइनेंशियल बिल की बात करें, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, जूम इन करना जरूरी है। तो आगे हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल्स की। तो फाइनेंशियल बिल्स की हम बात करें तो माफ कीजिएगा, जी हाँ, तो फाइनेंशियल बिल की बात करें, फाइनेंशियल बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। हाँ, फाइनेंशियल बिल जो बिल होता है वो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, एंड इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, और ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। फाइनेंशियल बिल जो कि देश की अर्थ जगत से
संबंधित होता है, देश के आर्थिक हालातों से संबंधित होता है, इसीलिए इसका राज्यसभा से कोई काम नहीं है। देश के अलग अलग जगह से चुने हुए प्रतिनिधि ही इस पर डिस्कशन करते हैं और इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ आपके लोकसभा में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की बात करें, संविधान में संशोधन करने का भी प्रावधान हमारे संविधान ने दे रखा है। आर्टिकल 368 बताता है कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर देयर ऑफ, यानी कि आर्टिकल 368 के मुताबिक जो है देश के संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं, परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि संविधान की जो आत्मा है वो ना बदले। संविधान के जो टारगेट्स हैं, संविधान के जो लक्ष्य हैं वो नहीं बदलने चाहिए। संविधान के प्रावधान बदले जा सकते हैं, लेकिन संविधान जो कराना चाहता है वो बदलना हमारे देश के ना हित में है ना हमारे लोगों के हित में है। चलिए आगे बात करें। A bill of this can be introduced in either house, the Lok Sabha or the Rajya Sabha of the Parliament. तो बिल है इस for this can be introduced either house। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कहीं पर भी किसी भी जो है आपके हाउस में दाखिल किया जा सकता है, चाहे शुरुआत कर दें लोकसभा से, चाहे शुरुआत कर दें राज्यसभा से। ठीक है, तो संवैधानिक संशोधन बिल की हमने बात कर ली। अब बात हम करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा। हर लोकसभा क्या, लोकसभा एक ही है, लोकसभा में एक स्पीकर होता है। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, जूम इन करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको दिखाई देगा। तो बात हम करें, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू लोकसभा द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ स्पीकर प्रोटम हु इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस। ठीक है, जब चुनाव होते हैं उसके बाद लोकसभा पहली बार बैठती है, तो चुनाव से पहले ही दिन के लिए एक स्पीकर चुन लिया जाता है जिसे कहते हैं स्पीकर प्रोटेम। ठीक है, A deputy speaker is also elected to officiate in the absence of speaker। एक डिप्यूटी स्पीकर भी चुना जाता है to officiate in the absence of speaker। अगर वो स्पीकर मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे डेप्यूटी स्पीकर होता है। जो हम प्रोटेम स्पीकर की बात कर रहे हैं वो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उस हाउस का, उसे प्रोटेम मतलब टेम्पररी स्पीकर बना दिया जाता है। इसके बाद जो है वो चुनाव होते हैं, चुनाव कराए जाते हैं जिससे स्पीकर का चुनाव होता है। द स्पीकर ऑफ द इज द चीफ प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की जितनी भी कार्रवाई है उसका ध्यान रखना, उसका मैनेजमेंट करना, ये एक धर्म होता है एक स्पीकर का। द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर में बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिसेज बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय द हाउस विद एन इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस आफ्टर अ प्रायर नोटिस ऑफ 14 डेज टू देम। ऑलराइट, अच्छा, किसी भी स्पीकर को अगर उसने कोई गलत कामों में लिप्त है तो उसको हटाया जा सकता है। अगर वो मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहा है उसको हटाया जा सकता है, बशर्ते कि आधे से ज्यादा मेजॉरिटी जो है, आधे से ज्यादा जो उस लोकसभा के सदस्य हैं उनका मत होना चाहिए इस पक्ष में कि जितने भी वहां के स्पीकर हैं उनको हटाया जाए। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, इससे ऊपर कोई भी न्यायिक शक्ति हमारे देश में मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, बातें क्लियर समझ में आएंगी। The Supreme Court of India is the highest judicial forum and final court of appeal under the Constitution of India with the power of constitutional review। जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा वो हाईएस्ट जुडिशियल फोरम है एंड फाइनल कोर्ट फॉर अपील है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है तो आप अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं। हालांकि आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद आपको हाई कोर्ट, और फाइनली अगर आपकी बातें, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, आप हाई कोर्ट में अपनी बातों को दाखिल कर सकते हैं। बात हम करें, सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 30 अदर जजेस। हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हाईएस्ट जज हैं, वो सीनियर मोस्ट जज हैं। इसके अलावा 30 और जज होते हैं। इन 31 जजों का जो पैनल होता है ये सुप्रीम कोर्ट बनाता है। हालांकि बात इस बात पे भी अमल किया जा रहा है कि देश की जनसंख्या के मुताबिक 31 जज कम हैं, इनकी संख्या को बढ़ाया जाए क्योंकि वर्कलोड ज्यादा है हमारे देश में, कानून में ज्यादा है, अन्याय ज्यादा है, कानून सही रूप से काम करे, इसके लिए बेहतर यह है कि जजों की संख्या बढ़ाई जाए। टेन्योर एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एंड सैलरी की बात करें, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। हालांकि रिकमेंडेशन इसमें भी प्रधानमंत्री की होती है, लेकिन अपॉइंट करने का सिग्नेचर प्रेसिडेंट साहब मारेंगे। ठीक है, और 65 साल की उम्र तक ये जो है जज साहब रह सकते हैं। बात इम्पीचमेंट की करें, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी एंड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
हालांकि अगर किसी मिसकंडक्ट में शामिल पाए जाते हैं जज, तो इनको प्रेसिडेंट साहब जो है इनको मतलब भगा तो नहीं सकते, इनको हटा सकते हैं। आफ्टर नोटिस साइंड बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड 50 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अगर 100 राज्यसभा के नेता, माननीय सदस्य और 50 सदस्य लोकसभा राज्यसभा के अगर ये रिजोल्यूशन लाते हैं या प्रस्ताव लाते हैं कि हमको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, तो इस पे फिर प्रेसिडेंट विचार करते हैं और इसके बाद 2/3 मेजोरिटी से ये पार्लियामेंट में के दोनों सदनों में पास होना चाहिए कि ये प्रस्ताव कि हमको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है। अगर ये प्रस्ताव पास कर देते हैं 2/3 लोग, तो जज साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। बात आगे बढ़ते हैं। एक और अधिकारी जो सबसे बड़े हैं हमारे सिस्टम के, वो हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 से 151 में इनकी बातें हैं। CAG इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। CAG को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन द लाइक मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरह से CAG साहब को भी हटाया जा सकता है। द फर्स्ट CAG ऑफ इंडिया वॉज V नरहरि राव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा जा चुका है कि कौन पहले CAG भारत के थे, तो वो V नरहरि राव, ये साउथ इंडियन थे, ये भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब थे। अटॉर्नी जनरल की बात करें, आर्टिकल 76 के मुताबिक अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 76 द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर। भारत सरकार का चीफ लीगल जो एडवाइजर होता है, जो वैधानिक सलाहकार होता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है। एंड इट्स प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये प्राइमरी लॉयर्स में से होने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं। द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल वॉज MC सेतलवात। MC सेतलवात जो थे वो पहले भारत के अटॉर्नी जनरल साहब थे। मुकुल रोहतगी इज द इनकम्बेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मौजूदा जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं वो मुकुल रोहतगी हैं। आगे अगर हम बात बढ़ाएं तो द स्टेट्स की बात करेंगे हम। खैर बहरहाल स्टेट की बात हम अगले लेसन में करेंगे। अब देखते हैं कि पॉलिटी में हमारा कितना पार्ट बचा हुआ है। ज़्यादा पार्ट नहीं बचा है, अगले लेसन के बाद हमारा पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। बात मैं आपको बताने वाला था कि किस किताब से हम ये पढ़ाते हैं। ये जो ऐप है, मैं किंडल ऐप से आपको पढ़ाता हूँ, और किंडल ऐप को भी आप डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब करिए। और किंडल ऐप बहुत अच्छी ऐप है। अगर आपके पास, आप डिजिटली पढ़ना चाहते हैं, पेपर बचाना चाहते हैं, तो किंडल ऐप का इस्तेमाल करिए। किंडल ऐप एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको किताबें पढ़ने का। और टैबलेट पे पढ़िए या मोबाइल पे पढ़िए, आसान होता है। मैं तो मोबाइल पे बना रहा हूँ वीडियोस। ये किताब जो है वो है क्विक जनरल, माफ कीजिएगा, जो किताब जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये है क्विक जनरल अवेयरनेस। दिशा कंपनी की है, ये दिशा पब्लिकेशंस हाउस की है। तो ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है, इसको आप पढ़िए, इसको समझिए, और इस किताब को खरीदिए। खरीदी भी जा सकती है किताब, ऐसा नहीं है कि खरीदी नहीं जा सकती। इस किताब को आप खरीद भी सकते हैं। तो ये किताब आप खरीदिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस 2020 पढ़ा रहा हूँ, हालांकि अब 2021 आ गया है। फॉर SSC CGL, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशंस। इसके फीचर ये हैं कि 400 से ज़्यादा इसमें MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, 700 से प्लस SSC के क्वेश्चंस हैं, क्विक नोट्स हैं जनरल नॉलेज के, करंट अपडेट भी हैं, विद एक्सरसाइज भी हैं। तो इसको प्लीज़ खरीदिए, डाउनलोड करिए, जो भी करना है करिए। पर एक चीज़ ना करना भूलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करिए, गरीब लोगों तक पहुंचाइए ये चैनल, ताकि उनका भला हो सके, वो भी एग्ज़ाम जो हैं क्लियर कर सकें और आगे बढ़ सकें। चलिए साहब, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,